everyone, welcome to Inspire IAS. This is Amandeep Kaur. Today we are going to cover part 8 of our IR series, which is the last part of our series. मई से नवंबर तक आज हम जितने भी करंट अफेयर्स इंटरनेशनल रिलेशन से रहे हैं सब कुछ कवर कर लेंगे। और अगर आपको लेक्चर्स के पीडीएफ चाहिए देन ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आपको वहां पे पीडीएफ लेक्चर्स के मिल जाया करेंगे। सो आज हम शुरू करते हैं। हमने ग्रुपिंग्स वगैरह सब ऑर्गेनाइजेशन डिस्कस कर लिए, लेकिन इंटरनेशनल रिलेशंस में कुछ टर्म्स है, कुछ टॉपिक्स हैं जो अलग से, जो किसी टॉपिक के अंडर नहीं आते बट मिसलेनियस में आते हैं। तो ऐसे टर्म्स टॉपिक्स जो भी इंटरनेशनल रिलेशंस में चल रहे हैं, जिन पे क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके प्रीलिम्स 2020 के लिए जरूरी है, वो सब कवर करेंगे। और अगर आप इसको फॉलो करते हो तो आपको मीन्स में भी हेल्प होगी, क्योंकि ऐसी टर्म्स को आपको कई बार कोट करना पड़ जाता है अपने आंसर में। सो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं, कई बार कुछ एथनिक कम्युनिटीज हैं जिनकी सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन है अक्रॉस द वर्ल्ड। कुछ कंट्रीज हैं जो कि काफी न्यूज में कभी ना कभी चलते रहते हैं। तो कौन सी एथनिक कम्युनिटी कौन सी कंट्री में रहती है, थोड़ा सा वो हमें पता होना चाहिए कि अगर कोई भी क्वेश्चन बने, कोई भी स्टेटमेंट बने तो हमें पता हो। लाइक रोहिंग्यास बहुत ज्यादा न्यूज में रहते हैं, कोई ना कोई इशू उनके ऊपर चलता रहता है, क्योंकि रोहिंग्यास जो है इंडिया में भी आए थे, तब इंडिया में भी इसके ऊपर इशू चला था। तो रोहिंग्यास जो है इनकी सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन म्यांमार एंड बांग्लादेश में है। सो थाईलैंड में है याओ। अगर आपको कभी भी ये टर्म देखने को मिले, याओ, मोंग, करेन, सी जिप्सिस, तो ये सब थाईलैंड में है। सीरिया में कुर्ड्स है। कुर्ड्स हमेशा न्यूज में चलते रहते हैं किसी ना किसी इश्यू को लेके, क्योंकि कुर्दिस्तान ये अपना बनाना चाहते हैं। तो उसके बाद जो है एक कुवैत में चलती है बिडोइन ट्राइब्स एंड इराक में है बिडून एंड फैली कुर्ड्स। तो ये कुछ एथनिक कम्युनिटीज है, आप इनको याद करिएगा। कभी ना कभी इसमें मेंस के लिए भी रेलेवेंट है और आपके प्रीलिम्स के लिए तो है ही। सो नेक्स्ट टर्म जो है हमारी वो है कि इंडिया रिसेंटली सेटअप एन इंडो पैसिफिक डिवीजन इन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। तो जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है उसमें एक अलग से न्यू डिवीजन सेटअप की गई है, जो कि है इंडो पैसिफिक डिवीजन। तो ये डिवीजन इसलिए हमने सेटअप की है इंडियन गवर्नमेंट ने, क्योंकि इसमें जो है आजकल जैसे इंडिया का फोकस इंडियन जो ओशियन है, इंडिया पैसिफिक रीजन है, उसके ऊपर काफी ज्यादा कंसंट्रेट कर रहे हैं। तो इसलिए अलग से डिवीजन बनाई गई है। द डिवीजन विल इंटीग्रेट द इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन, आसियान रीजन एंड द क्वाड टू द इंडो पैसिफिक टेबल। तो इसके लिए अलग से डिवीजन बनाई गई है। तो आपको पता होना चाहिए कि इंडिया पैसिफिक जो अलग से डिवीजन बनाई गई है वो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में बनाई गई है। उसके बाद नेक्स्ट टर्म है जीरो चांस कैंपेन। तो जीरो चांस कैंपेन है किसका? जीरो चांस कैंपेन है ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट का। ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट का है। तो इन्होंने जीरो चांस क्यों लॉन्च किया है? टू रेज अवेयरनेस अमंग पीपल ट्राइंग टू एंटर द कंट्री इलीगली बाय बोट्स। तो ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट ने जीरो चांस किया है, एक प्रोग्राम कैंपेन लॉन्च किया ताकि कोई भी इलीगली थ्रू बोट्स उनकी कंट्री में एंटर ना हो सके। सो मैसेज ऑफ जीरो चांस इज सिंपल, एनीवन हु ट्राइज टू कम इलीगली टू ऑस्ट्रेलिया बाय बोट हैज जीरो चांस ऑफ सक्सेस। तो कोई भी अब इस कैंपेन के थ्रू ऐसी कोशिश की जाएगी कि कोई भी जो है इलीगली ऑस्ट्रेलिया में एंटर होने की कोशिश करता है थ्रू बोट, वो नहीं हो पाएगा। अब नॉर्मली क्या होता है, जैसे कि कोई कम्युनिटी है, उनको अपनी कंट्री में ज्यादा अच्छे से रखा नहीं गया, जैसे कि कुछ एथनिक कम्युनिटीज हैं, ये दूसरी कंट्रीज में जाते हैं। और इसके अलावा भी है कुछ लोग भी, इंडिविजुअल्स होते हैं जो कि जैसे कि कोई ऑस्ट्रेलिया में जाना चाहता है लेकिन जा नहीं पा रहा है लीगल तरीके से। तो वो क्या करते हैं, जैसे कि आसपास तो ओशियन है, तो ओशियन पे हर जगह तो उन्होंने अपनी पुलिस नहीं खड़ी करके रखी होगी कि हर जगह वो देखते रहे कहाँ से कौन एंटर हो रहा है। तो कुछ लोग क्या करते हैं, बोट के थ्रू वहां पे कुछ कंट्रीज में एंटर करते हैं। तो अब ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट ने किया है, जीरो चांस कैंपेन लॉन्च किया है, जिसके थ्रू वो पूरे ख्याल रखेंगे कि कोई भी इलीगली ऑस्ट्रेलिया में एंटर ना कर पाए। दे विल बी टर्न बैक फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया इफ दे अटेम्प्ट टू कम इलीगली बाय बोट। सो नेक्स्ट हमारी टर्म है सिस्टर सिटी एग्रीमेंट। सिस्टर सिटी एग्रीमेंट आपने कभी ना कभी सुना होगा, चलता रहता है। तो सिस्टर सिटी एग्रीमेंट का मतलब क्या है? सिस्टर सिटी एग्रीमेंट जो है कॉन्सेप्ट है, द कॉन्सेप्ट ऑफ सिस्टर सिटीज भी है, सिस्टर और ट्विन टाउन्स भी है। इट इज अ लीगल एंड सोशल एग्रीमेंट बिटवीन टाउन्स, सिटीज, कंट्रीज, ओब्लास्ट्स, prefectures, provinces, regions, states between two separate countries to promote cultural and commercial ties। तो मान लो एक चाइना है और एक इंडिया है, दो सेपरेट कंट्रीज है। तो यहाँ पे बहुत सारे स्टेट्स हैं, इंडिया में बहुत सारे स्टेट्स चाइना में भी हैं।
तो यहाँ पे सिटीज भी हैं, स्टेट्स भी हैं। तो क्या कई बार क्या होता है, इस जो सिस्टर सिटी एग्रीमेंट है इसके अंडर जो है, मान लो चाइना की सिटी है और एक इंडिया की सिटी है, वो सिस्टर सिटी एग्रीमेंट साइन कर लेते हैं। तो इसमें वो क्या कोशिश करेंगे कि दोनों सिटीज के बीच कल्चरल एंड कमर्शियल टाइज को प्रमोट किया जाए। तो ये है सिस्टर सिटी एग्रीमेंट। Plan was conceived after the end of World War II to promote peaceful coexistence and to encourage trade and tourism. अब सिंपल सी बात है, अगर इंडिया और चाइना की दो सिटीज के बीच में सिस्टर सिटीज एग्रीमेंट हुआ है तो दोनों के बीच में कोऑपरेशन बढ़ेगा और ट्रेड भी बढ़ेगा, टूरिज्म बढ़ेगा। तो इससे एडवांटेज ही एडवांटेज है। इंडिया ने अभी रिसेंटली अहमदाबाद के, इंडिया का जो अहमदाबाद ने और जापान की सिटी कोब है, जिसने दोनों ने अभी सिस्टर सिटी एग्रीमेंट साइन किया है। अहमदाबाद सिटी ने जापान की कोब सिटी के साथ सिस्टर सिटी एग्रीमेंट करा है। इससे पहले भी हमारे सिस्टर सिटी एग्रीमेंट्स बहुत सारी कंट्रीज के साथ हैं, जैसे चाइना, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए के जो न्यू जर्सी स्टेट है उसका भी हमारे साथ सिस्टर सिटी एग्रीमेंट है, रशिया, कनाडा, ऐसे करके बहुत सारे कंट्रीज हैं जिनका हमारे साथ सिस्टर सिटी एग्रीमेंट जिनके साथ सिस्टर सिटी एग्रीमेंट किया हुआ है। नेक्स्ट टर्म है इंटरनेशनल कवनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। तो इंटरनेशनल कवनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स सबसे पहले तो यूनाइटेड नेशंस के अंडर है। यूनाइटेड नेशंस में एक इंटरनेशनल बिल ऑफ राइट्स है, इंटरनेशनल बिल ऑफ राइट्स। तो इसमें जो है इंटरनेशनल जो कवनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स है, और एक और इंटरनेशनल कवनेंट है वो है इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स, और तीसरा यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। तीनों को मिला के बोलते हैं इंटरनेशनल बिल ऑफ राइट्स। इंटरनेशनल बिल ऑफ राइट्स में ये तीनों आते हैं। जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है 1948 में यूनाइटेड नेशंस के अंडर हुई थी। तो ये कवनेंट जो है 1966 में अडॉप्ट किया गया, 76 में ये फोर्स में आया था। इसमें बेसिकली यही है कि यूनाइटेड नेशंस के अंडर अगर है तो पूरे जितने भी कंट्रीज, मेंबर कंट्रीज हैं, उनमें सिविल एंड जो पॉलिटिकल राइट्स हैं लोगों के, उनको प्रमोट किया जाए, उनको जो है जैसे कि किसी को वंचित ना रखा जाए उनके राइट से। इट इज अ मल्टीलैटरल ट्रीटी अडॉप्टेड बाय यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। द कवनेंट कमिट्स इट्स पार्टीज टू रिस्पेक्ट द सिविल and political rights of individuals, including right to life, freedom of religion, freedom of speech, freedom of assembly, electoral rights, right to due process and a fair trial। तो इस तरह की जो सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स है इंडिविजुअल के, वो उनको अलग ना, वो उनसे छीने ना जाए, इसके लिए ये है। तो उसके बाद इट इज मॉनिटर्ड बाय यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स कमिटी। चाइना है साइन द कवनेंट बट नॉट रेटिफाइड इट। तो इसमें रीजन में ये था कि चाइना ने इसको साइन तो किया है लेकिन रेटिफाई नहीं किया है। तो अगर आपको साइनिंग या रेटिफिकेशन के बीच में डिफरेंस नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ, अगर पता है तो अच्छी बात है। साइन का मतलब ये है कि जब कोई भी मान लो ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन है, तो बाकी बहुत सारे कंट्रीज वहां पे गए पार्टिसिपेट करने के लिए। तो वहां पे मान लो कोई ट्रीटी वगैरह है, कोई डॉक्यूमेंट है, तो उसको जैसे कि कोई भी, जैसे एक कंट्री है उसका एक रिप्रेजेंटेटिव वहां पे जाएंगे, गवर्नमेंट से ही होते हैं ये लोग, गवर्नमेंट के लोग होते हैं जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, तो वहां पे वो डॉक्यूमेंट को साइन तो कर देंगे लेकिन साइन करने से वो फोर्स में नहीं आएगा। सो उनको वापस आके रेटिफिकेशन की जरूरत होती है। कुछ डॉक्यूमेंट्स की रेटिफिकेशन पार्लियामेंट से जरूरी होती है, कुछ को यूनियन कैबिनेट ही कर देता है। तो जब तक वो रेटिफाई नहीं किए जाते तब तक वो फोर्स में नहीं आते हैं। तो इसमें यह है कि साइनिंग और रेटिफिकेशन के बीच में यही फर्क है कि साइन करने से कुछ फोर्स में नहीं आता है जब तक उसको रेटिफाई नहीं किया जाता। तो साइनिंग जो है, जब वो जाते हैं कॉन्फ्रेंस वगैरह में, वहां पे साइन तो कर देते हैं लेकिन वापस आके उनको रेटिफिकेशन की अपनी कंट्री में जरूरत होती है, जो कि यूनियन कैबिनेट भी करता है, कई बार पार्लियामेंट से भी रेटिफिकेशन की जरूरत होती है। तो इस तरह से अगर उनको रेटिफिकेशन मिल जाता है तो वो फोर्स में आ जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टर्म है, रिसेंटली अभी क्या हुआ है, यूनाइटेड नेशंस डेकेड ऑफ फैमिली प्लानिंग। तो 2019 से 2028 तक का जो पूरा डेकेड रहेगा, ये यूनाइटेड नेशंस के अंडर डेकेड रहेगा ऑफ फैमिली प्लानिंग। वाज लॉन्च्ड बाय फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो इसको किसने लॉन्च किया है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जो हमने पहले भी पढ़ी थी, यूनाइटेड नेशंस के अंडर है। उसके बाद है इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलप, इन्होंने लॉन्च किया है। तो हमारा जो 2019 से 2028 तक का पूरा जो डेकेड रहेगा, ये डेकेड रहेगा फैमिली प्लानिंग। इसके अंडर क्या होगा कि जितने भी मेंबर कंट्रीज हैं यूनाइटेड नेशंस के, ऑलमोस्ट सारे वर्ल्ड के कंट्रीज इसके मेंबर है, 3-4 को छोड़ के, तो वो क्या करेंगे कि अपनी अपनी कंट्री में फैमिली प्लानिंग से रिलेटेड या तो लॉज लेके आएंगे या तो स्कीम्स लेके आएंगे, लेकिन वो फैमिली प्लानिंग के ऊपर का जो टॉपिक है उसके ऊपर फोकस करेंगे। सो उसके बाद नेक्स्ट टर्म है हमारी क्राइस्ट चर्च कॉल टू
एक्शन। तो ये अगर टर्म न्यूज में आए तो ये किससे रिलेटेड है? क्राइस्टचर्च कॉल टू एक्शन। सो ये एक टाइप का डॉक्यूमेंट है, इसको साइन किया है, इट वॉज साइन एंड अडॉप्टेड विद पार्टिसिपेशन फ्रॉम 26 नेशंस इंक्लूडिंग इंडिया। तो ये ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया ने भी इसको साइन किया है। तो 26 नेशन ने एक डॉक्यूमेंट साइन किया है, क्राइस्टचर्च कॉल टू एक्शन। तो ये है क्या? ये इनिशिएटिव लिया है दो गवर्नमेंट्स ने, एक तो है फ्रांस एंड न्यूजीलैंड अलोंग विद टॉप सोशल मीडिया कंपनीज आफ्टर क्राइस्टचर्च अटैक टू कॉम्बैट ऑनलाइन एक्सट्रीमिज्म एंड सिक्योर द इंटरनेट। अब आजकल क्या हो रहा है कि पहले जो टेररिस्ट वगैरह हुआ करते थे, तब इंटरनेट जब नहीं होता था, वो दूसरी तरह से अटैक करते थे, लेकिन आजकल ऑनलाइन अटैक बहुत हो रहे हैं। ऑनलाइन मोड से क्या होता है कि लोगों को भड़काया जाता है, एक्सट्रीमिज्म को प्रमोट किया जाता है, तो हमारा इंटरनेट बहुत सारी जगह पे सिक्योर नहीं है। तो यहाँ पे क्राइस्टचर्च जो है न्यूजीलैंड में जो है वहां पे अटैक हुआ था, ऑनलाइन तरीके से अटैक हुआ था। तो उसके बाद जो है फ्रांस एंड न्यूजीलैंड के गवर्नमेंट आगे आए, तो इन्होंने ये डॉक्यूमेंट लेके आए। ये डॉक्यूमेंट बेसिकली इसलिए है ताकि ऑनलाइन जो हमारे मीडिया है उनको सिक्योर किया जाए। It outlines collective voluntary commitments from governments and online service providers intends to address the issue of violent extremist content online and to prevent abuse of internet while maintaining international human rights laws। तो बेसिकली यही है कि जो इंटरनेट के थ्रू अब्यूज होता है उसको रोकना है और मेंटेन करना है इंटरनेशनल ह्यूमन राइट लॉज को। उसके बाद इसके साइनेटरीज बहुत सारे कंट्रीज हैं, जैसे कि हमने पढ़ा 26 नेशंस ने इसको साइन किया। तो हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि हम सबके नाम याद करें, लेकिन हमारे लिए ये जरूरी है कि इंडिया ने इसको साइन किया है, तो ये इंपॉर्टेंट है। और ये इनिशिएटिव किसका था? फ्रांस एंड न्यूजीलैंड की गवर्नमेंट का। सो यूएसए, ये भी इंपॉर्टेंट है कि यूएसए डिक्लाइन टू ज्वाइन द कॉल। तो यूएसए ने इसको साइन नहीं किया, उन्होंने कहा कि इससे जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है इससे वो वायलेट होगा एंड फ्रीडम ऑफ प्रेस वायलेट होगा। एज रीजन इट वुड नॉट बी ज्वाइनिंग द एग्रीमेंट, क्योंकि इससे क्या होगा कि अगर हम किसी चीज को मॉनिटर कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि चाह रहे हैं कि हम जो है ऑनलाइन मोड से जो अब्यूज होता है हम उसको रोकें, तो हमें उसके ऊपर पूरा उसको रेगुलेट करना पड़ेगा, उसके ऊपर पूरा उसके ऊपर जो है स्पाई करना पड़ेगा, एक तरीके से पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन यूएसए ने कहा कि इससे जो हमारा जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ प्रेस है, वो वायलेट होगी, इसलिए हम जो है इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। उसके बाद जो है नेक्स्ट हमारी टर्म है जेनरेशन अनलिमिटेड मूवमेंट। तो जेनरेशन अनलिमिटेड मूवमेंट सबसे पहले तो ये यूनिसेफ का है। यूनिसेफ जो कि बच्चों के लिए है, बेसिकली यूनाइटेड नेशंस की ऑर्गेनाइजेशन। तो बच्चों के लिए जो मतलब जो माइनर्स हैं उनकी जो है हेल्थ वगैरह, हर चीज उनकी हेल्थ, पढ़ाई जो भी है, खाना पीना, उसकी हर चीज के ऊपर फोकस करता है ये वाली ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशली बच्चों के लिए है। सो इंडिया इज वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड टू लॉन्च इट। तो इंडिया में जो इंडियन गवर्नमेंट है उन्होंने नेशनल इनिशिएटिव लॉन्च किया जिसका नाम है युवा इनिशिएटिव। इंडियन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया विच इज लिंक टू द ग्लोबल जनरेशन अनलिमिटेड मूवमेंट दैट वाज स्टार्टेड इन न्यूयॉर्क लास्ट ईयर। सो लास्ट ईयर न्यूयॉर्क में क्या हुआ था कि जो है जनरेशन अनलिमिटेड मूवमेंट को लॉन्च किया था, यूनिसेफ ने लॉन्च किया था 2018। लास्ट ईयर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम 2019 के न्यूज पढ़ रहे हैं, तो 2019 के न्यूज हम पढ़ रहे हैं, इसलिए इसको 2018 में यूनिसेफ ने इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया था, जनरेशन अनलिमिटेड। तो आपको पता होना चाहिए कि ये टर्म जो है जनरेशन अनलिमिटेड मूवमेंट यूनिसेफ का है। तो ये पार्टनरशिप एट ग्लोबल लेवल, इट प्रोवाइड्स एन एजेंडा दैट ऑल कंट्रीज कैन और मस्ट डू मोर टू सपोर्ट द एजुकेशन, स्किल्स एंड एम्पावरमेंट ऑफ द यंग पीपल। तो बेसिकली यूनिसेफ जैसे कि बच्चों के लिए, जो यंग होते हैं, माइनर्स होते हैं, उनके लिए काम करता है। तो यहाँ पे ये है कि जनरेशन अनलिमिटेड मूवमेंट इसलिए था ताकि हर कंट्री जो है वो कोशिश करे टू सपोर्ट द एजुकेशन, स्किल्स एंड एम्पावरमेंट ऑफ द यंग पीपल। तो हमने क्या किया है कि उसी के चलते हमने अपने इंडिया में नेशनल लेवल पे इनिशिएटिव लॉन्च किया है युवा, जिसका भी सेम यही मतलब है, जिसमें हमने टारगेट रखा है बाय 2030 युवा एम्स टू वर्क विद द प्राइवेट सेक्टर to create aspirational economic opportunities for 50 million young women and 50 million young men through a focus on job opportunities। तो यहाँ पे यही है कि इनके एजुकेशन, स्किल्स के ऊपर पूरा काम किया जाएगा ताकि ये जो है जॉब अपॉर्चुनिटीज को ले सके। सो नेक्स्ट हमारी टर्म है India has abstained from voting on a United Nations General Assembly resolution। तो United Nations General Assembly में एक रेजोल्यूशन लाया गया था जो कि किसके ऊपर था? aimed at examining options to end the trade in goods used for capital punishment and torture। तो United Nations में एक
रेजोल्यूशन लाया गया था, जो कि इस चीज के ऊपर था कि जो ट्रेड होती है ना इन गुड्स यूज फॉर कैपिटल पनिशमेंट एंड टॉर्चर। कैपिटल पनिशमेंट का मतलब है डेथ पेनल्टी, कि किसी को जैसे डेथ पेनल्टी दी जाती है तब उसके लिए जो गुड्स वगैरह यूज किए जाते हैं डेथ पेनल्टी देने के लिए, और टॉर्चर के लिए। एक्चुअली इंडिया का तो मैं ज्यादा नहीं कह सकती कि जेल्स में किस तरह से कुछ टॉर्चर होता है, लेकिन उतना भी टॉर्चर नहीं होता है जितना कि वेस्टर्न कंट्रीज में होता है। अगर आप यूएसए की बात करो तो वहां पे जितना टॉर्चर होता है ना, अगर कोई जेल में है तो उसको ना तो ये पता चलेगा कि कब दिन हो रहा है कब रात हो रही है। तो वहां पे बहुत वेस्टर्न कंट्रीज में बुरे तरीके के उनके लॉज बहुत स्ट्रिक्ट है, तो उनको अगर कोई पकड़ा जाए तो उनको टॉर्चर भी बहुत बुरे तरीके से किया जाता है। तो जो गुड्स जो यूज किए जाते हैं, इक्विपमेंट जिसके थ्रू जो है टॉर्चर किया जाता है या कैपिटल पनिशमेंट दी जाती है, तो उसको रोका जाए, वो ऐसे ऑप्शंस को देखा जाए ताकि उस ट्रेड को उसको खत्म किया जाए। तो इंडिया ने, अब ये तो अच्छी बात है, हम सोचेंगे तो इंडिया ने क्यों एब्सटेन, का मतलब है कि इंडिया ने वहां पे पार्टिसिपेट ही नहीं किया उस वोटिंग में, ना तो रिजेक्ट किया ना तो एक्सेप्ट किया, पार्टिसिपेशन ही नहीं किया। सो इंडिया सेड इट इज अनएक्सेप्टेबल टू प्लेस डेथ पेनल्टी ऑन पार विद टॉर्चर। तो इंडिया कहता है, इंडिया का कहना यह है कि हम भी चाहते हैं कि टॉर्चर खत्म किया जाए, कि अगर कोई जेल में है तो उसको टॉर्चर ना किया जाए, टॉर्चर करना गलत बात है, लेकिन हम जो है उसको, आप क्या कर रहे हो कि उसको डेथ पेनल्टी के साथ रख रहे हो, क्योंकि इंडिया में डेथ पेनल्टी दी जाती है। तो इसको अगर हम साइन कर देते हैं तो इसका मतलब ये भी, एक्चुअली यूरोपियन यूनियन का ऐसा है कि उन्होंने एक वो यही चाहते हैं कि जितने भी उसके मेंबर कंट्रीज है ना, उनमें डेथ पेनल्टी को खत्म कर दिया जाए। तो वो पूरे वर्ल्ड में ऐसा करना चाहते हैं, यूरोपियन यूनियन के जो कंट्रीज हैं वो ऐसा करना चाहते हैं कि पूरे जैसे वर्ल्ड में हर जगह किसी भी कंट्री में डेथ पनिशमेंट जो है, कैपिटल पनिशमेंट जिसको बोलते हैं, वो ना दी जाए, डेथ पेनल्टी ना दी जाए। लेकिन हमारे इंडिया में डेथ पेनल्टी को हमने रखा हुआ है, तो इसका भी रीजन है। तो इंडिया ने कहा कि हम भी चाहते हैं कि टॉर्चर को प्रिवेंट किया जाए, रोका जाए, लेकिन हम जो है डेथ पेनल्टी को, आप इसको बराबर नहीं कर सकते कि डेथ पेनल्टी और जो टॉर्चर है उसको एक साथ नहीं कर सकते हो। सो जनरल असेंबली अडॉप्टेड द रेजोल्यूशन टुवर्ड्स द टॉर्चर फ्री ट्रेड, examining the feasibility, scope and parameters for possible common international standards. So India stated that incorporating capital punishment into the scope of this resolution raises concerns that it may be an attempt to place it on par with torture. So India stressed that it remains firmly committed to prevent torture. India जो है committed है कि torture को रोका जाना चाहिए, and other such जो भी punishment इस type की है. India added that where capital punishment is statutorily प्रोवाइडर फॉर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इज फॉलो। तो इंडिया में जो है, इंडिया में कैपिटल पनिशमेंट को फॉलो किया जाता है, और ये एक स्टेच्यूटरी प्रोविजन है। स्टेच्यूटरी का मतलब है ये एक लॉ के अंडर है, एक लॉ पास किया है, जैसे जो हमारे लॉज को हम फॉलो करते हैं उसके अंडर है। ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन नहीं है, ये एक स्टेच्यूटरी प्रोविजन है। इट इज यूज इन द रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस। हमने भी डेथ पेनल्टी को रखा है, तो हमने ये कहा है कि डेथ पेनल्टी को यूज किया जाएगा इन द रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस, ऐसे केसेस जो बहुत ही हेनस काइंड के हैं, बहुत ही ज्यादा खतरनाक टाइप के हम कह सकते हैं, उनमें जो है जो जहां पे ज्यादा बहुत तरीके से बुरा क्राइम किया गया, वहां पे हम डेथ पेनल्टी रख सकते हैं। लेकिन हम भी ऐसे छोटे मोटे किसी इश्यू के लिए इंडिया में डेथ पेनल्टी नहीं दी जाती है, यहाँ पे लाइफ इम्प्रिजनमेंट होता है। डेथ पेनल्टी बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में ही दी जाती है। सो ऑल्सो एक्ट्स ऑफ टॉर्चर आर पनिशमेंट अंडर वेरियस प्रोविजंस ऑफ द इंडियन पीनल कोड। सो जो इंडिया का पीनल कोड है उसमें टॉर्चर जो है आर पनिशेबल है। अगर टॉर्चर किया जाता है किसी को तो ये पनिशेबल है, इंडिया ने भी रखा हुआ है। सो इंडिया जो है कमिटेड है टू प्रिवेंट द टॉर्चर, लेकिन हम जो है डेथ पेनल्टी के साथ इसको नहीं रख सकते हैं कि टॉर्चर एंड डेथ पेनल्टी एक ही हम स्टेज पे, एक ही लेवल पे नहीं ला सकते हैं। सो इंडिया ने इसको साइन नहीं किया। सो नेक्स्ट हमारा है एक और बॉडी जो थी, ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पिछले ये मैं बताती हूँ कि आपको क्यों इंपॉर्टेंट है। एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज, एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज। तो सबसे पहले तो ये कि ये है क्या। इट इज द लार्जेस्ट एसोसिएशन ऑफ इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज वर्ल्ड वाइड। तो हर एक कंट्री के अपनी अपनी इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडी होती है, जैसे हमारा इलेक्शन कमीशन है, तो उनके वर्ल्ड लेवल पे जो इसके मेंबर कंट्रीज है उनके जो है इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज हैं, उन सबकी मिला के ये एक लार्ज एसोसिएशन है। सो इसको स्टैब्लिश किया गया था 2013 में, ज्यादा पुरानी नहीं है। इसको साउथ कोरिया में किया गया था और इसका परमानेंट सेक्रेटेरिएट भी साउथ कोरिया के जो कैपिटल है सियोल में ही है। सो एम्स टू फोस्टर एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस इन कंडक्टिंग फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट एंड पार्टिसिपेटिव इलेक्शंस वर्ल्ड वाइड। तो ये इस साल के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है,
क्योंकि इसमें यह है कि जो इलेक्शन कमीशन इज हमारा जो इंडिया का इलेक्शन कमीशन है ना इज होस्टिंग द 4th जनरल असेंबली ऑफ एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज एट बेंगलुरु। तो 2019 में इंडिया ने जो इंडिया का इलेक्शन कमीशन है इसने इंडिया के बेंगलुरु में होस्ट किया था 4th जनरल असेंबली ऑफ एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज। सो इंडिया विल टेक ओवर एज द एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज चेयर। तो इंडिया इसकी चेयर इसका चेयरमैन टाइप रहेगा कौन सी टर्म के लिए 2019 टू 21। सो 2 साल के लिए इंडिया इसको हेड करेगा, तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है और इसका हेडक्वार्टर सियोल में, ये पता होना आपको जरूरी है। इसको 2013 में स्टैब्लिश किया गया था। सो नेक्स्ट हमारा है ऑटोमेटिक एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। ये आपको अगर आपने प्रीवियस लेक्चर सुना है तो आपने पढ़ा होगा, जो हमने पढ़ा था टैक्स इवेजन एंड टैक्स अवॉइडेंस, उसी से रिलेटेड है। सो ऑटोमेटिक एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन रजीम जो है स्विट्जरलैंड इंडिया के बीच में साइन हुई है। जैसे कि मैंने बताया था स्विट्जरलैंड टैक्स हेवन है, वहां पे हमारे इंडिया के बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने वहां पे अकाउंट्स खुलवाए हुए हैं, क्योंकि वहां पे ज्यादा पूछा नहीं जाता कि आपकी इनकम कहाँ से आ रही है, आप क्या कर रहे हो, आपकी ज्यादा डिटेल्स नहीं मांगे जाते। तो इस तरह से इंडिया और स्विट्जरलैंड ने साइन किया है ऑटोमेटिक एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, जो कि इन्फोर्स हो गया है ऑलरेडी सितंबर 1 2019 से। अंडर दिस मैकेनिज्म इंडिया विल स्टार्ट रिसीविंग इंफॉर्मेशन ऑन ऑल फाइनेंशियल अकाउंट्स। सो इंडिया ने अब इसके साथ साइन कर लिया, तो हमें स्विट्जरलैंड से पूरी इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी, जितने भी फाइनेंशियल अकाउंट्स इंडियंस ने स्विट्जरलैंड में रखे हुए हैं फॉर द ईयर 2018। सो जो ऑटोमेटिक एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन है, ये एक सिस्टमेटिक एंड पीरियोडिक ट्रांसमिशन ऑफ बल्क टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन by source country to the residence country, so which is possible under most of the double tax। अब जो है डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट है उसके अंडर भी यही सब हमने कल पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में, कि जो डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट होते हैं उसमें भी बेसिकली यही कोशिश की जाती है कि 2 कंट्रीज हैं, दोनों के बीच अगर कोई यहाँ से कोई कंट्री यहाँ पे अपना दूसरी कंट्री में अपना ऑफिस वगैरह खोलती है, अपना ब्रांच खोलती है, तो उनको दोनों जगह टैक्स ना देना पड़े, इसलिए था। इसके अंडर भी हमें कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। और बाकी एक और एग्रीमेंट होता है मल्टीलैटरल कन्वेंशन ऑन म्यूचुअल एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंस इन टैक्स मैटर्स। सो इट एम्स टू रिड्यूस ग्लोबल टैक्स इवेजन। तो इसका यही मतलब है ताकि जो ग्लोबल टैक्स इवेजन है उसको रोका जाए। इट इज टू बी कैरिड आउट अंडर कॉमन रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड ऑफ OECD। So automatic exchange of information is a exchange of information between countries without having to request it। क्योंकि अगर हमने एग्रीमेंट साइन नहीं किया 2 कंट्रीज में, तो हमें रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी स्विट्जरलैंड को कि आप हमें इंफॉर्मेशन दो इंडियन अकाउंट्स की। तो अगर हमने अभी ऑटोमेटिक एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, इसका नाम ही ऑटोमेटिक एक्सचेंज है, हमने साइन कर लिया, तो हमें वहां से ऑटोमेटिकली इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। सो उसके बाद नेक्स्ट टर्म है हमारी ऑपरेशन ऑपरेशन पीस स्प्रिंग क्या है? तो 2019 में टर्किश जो ऑफेंसिव इनटू नॉर्थ ईस्टर्न, तो नॉर्थ ईस्ट सीरिया जो है, सीरिया का नॉर्थ ईस्ट पार्ट है, वहां पे टर्की ने एक ऑपरेशन चलाया था जिसका कोड नेम था ऑपरेशन पीस स्प्रिंग। इज एन ऑनगोइंग क्रॉस बॉर्डर मिलिट्री ऑपरेशन कंडक्टेड बाय टर्किश आर्म्ड फोर्सेस एंड सीरियन नेशनल आर्मी अगेंस्ट द सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस एंड द सीरियन अरब आर्मी इन द नॉर्थ ईस्टर्न सीरिया। तो सीरिया जो है उसके नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में टर्की उसको सपोर्ट कर रहा है। सो टर्की ने एक ऑपरेशन चलाया था पीस स्प्रिंग, जो कि वहां पे सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस एंड सीरियन अरब आर्मी है उसके अगेंस्ट था। तो आपने याद रखना है कि ऑपरेशन पीस स्प्रिंग जो है टर्की का है इन नॉर्थ ईस्ट सीरिया। सो एक और टर्म है जो न्यूज में रहती है, हम मिसलेनियस टर्म्स ही पढ़ते हैं जो कहीं ना कहीं न्यूज में रहते हैं। सो इसका नाम है रीटिडिम रोड प्रोजेक्ट। तो ये रोड प्रोजेक्ट म्यांमार में है और ये इंडिया ने डेवलप किया है। इंडिया ये वाला रोड प्रोजेक्ट डेवलप कर रहा है म्यांमार में। सेकंड जो उसके बाद जो नेक्स्ट हमारी टर्म है फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट। तो फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट क्या है? ये ईरान का प्लांट है। यहाँ पे इसलिए न्यूज में है क्योंकि ईरान रिज्यूम्ड यूरेनियम एनरिचमेंट एट इट्स अंडरग्राउंड फोर्डो न्यूक्लियर फैसिलिटी। तो यहाँ पे जैसे कि हमने ईरान के बारे में काफी प्रीवियस लेक्चर्स में एक में काफी डिस्कस किया था कि किस तरह से ईरान जो है पहले न्यूक्लियर एनरिचमेंट कर रहा था, फिर उसके बाद P5+1 नेशन से इनके साथ न्यूक्लियर डील करी ताकि ये ऐसा ना करे। लेकिन अब इनकी रिलेशंस यूएसए ने जैसे यूनिलेटरली अपनी डील से वो बाहर आ गए थे और फिर क्या है कि ईरान भी अब यूएसए के साथ अच्छे टर्म्स पे नहीं है, इश्यूज चल रहे हैं। तो ईरान ने इसलिए अपनी जो यूरेनियम एनरिचमेंट है वो दोबारा से अपने न्यूक्लियर प्लांट में शुरू कर दिया। तो फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट ईरान में है। नेक्स्ट हमारी टर्म है न्यू अरेंजमेंट टू बोरो। न्यू अरेंजमेंट टू बोरो एक फंडिंग मैकेनिज्म है और ये किसके अंडर आता है? ये आता है IMF के अंदर, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसका हेडक्वार्टर यूएसए में है। टू मोबिलाइज एडिशनल फंड्स थ्रू बोरिंग फ्रॉम
अब इसके थ्रू क्या करता है आईएमएफ, आईएमएफ इसके अंडर क्या करता है, अपनी मेंबर कंट्री से फंड्स को बोरो करता है। अंडर दिस मैकेनिज्म मेंबर कंट्रीज एंड इंस्टीट्यूशन कैन स्टैंड रेडी टू लेंड टू द फंड। सो न्यू अरेंजमेंट टू बोरो जो एक फंडिंग मैकेनिज्म है जो कि आईएमएफ का है। सो नेक्स्ट टर्म है हमारी वन कंट्री टू सिस्टम। अगर कभी आप न्यूज में सुनो वन कंट्री टू सिस्टम तो ये चाइना से रिलेटेड है, काफी पुरानी टर्म है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल है, जहां पे अब देखिए चाइना में जो है हांगकांग एंड मकाओ उनका थोड़ा अपना सिस्टम अलग ही चलता है। तो यहाँ पे इन्होंने ये दिया था सिस्टम, ये 1980s में दिया था। तो उन्होंने सजेस्ट किया था दैट देयर वुड बी ओनली वन चाइना, चाइना तो एक ही होगा बट कुछ डिस्टिंक्ट चाइनीज रीजन्स हो जाएंगे, जैसे कि हांगकांग है, मकाओ है, could retain their own economic and administrative system while the rest of the mainland जो चाइना के इसके बिना uses the socialism with Chinese characteristic system। तो ये वन सिटी टू सिस्टम है, चाइना से रिलेटेड है। उसके बाद हमारा करतारपुर साहिब पिलग्रिम जो कॉरिडोर है ये भी न्यूज में था क्योंकि इसको ओपन कर दिया गया है। तो करतारपुर कॉरिडोर जो है इज अ वीजा फ्री बॉर्डर क्रॉसिंग एंड सिक्योर कॉरिडोर कनेक्टिंग द गुरुद्वारा दरबार साहिब इन पाकिस्तान to the border with India. So Gurdwara in Kartarpur stands on the banks of Ravi River about 120 km northeast of Lahore. It was here that Guru Nanak assembled a Sikh community and lived for 18 years until his death in 1539. तो उसके बाद नेक्स्ट टर्म है हमारी प्रोजेक्ट टर्म नॉर्थ स्ट्रीम 2। तो नॉर्थ स्ट्रीम 2 जो है इट इज एन ऑफशोर नेचुरल गैस पाइपलाइन है। ऑफशोर नेचुरल, ऑफशोर का मतलब होता है कि पानी के बीचों बीच हमारा जो शोर किनारा होता है ना, कंट्री का किनारा जो होता है उससे दूर पानी में, सो ओशियन के अंदर ऑफशोर नेचुरल गैस है ये जो प्रोजेक्ट है ना नॉर्थ स्ट्रीम 2। तो ये एक गैस पाइपलाइन है जो शुरू होती है रशियन फेडरेशन टू जर्मनी। सो रशिया से जर्मनी तक जाती है। It is owned and operated by Nord Stream AG, whose majority shareholder is in Russian state company। तो ये जो है प्रोजेक्ट है जिस कंपनी का है उसका जो मेजॉरिटी शेयर होल्डर जो है रशियन कंपनी का है। सो प्रोजेक्ट इंक्लूड करता है यहाँ पे दो पैरेलल लाइंस है। इट इज द लॉन्गेस्ट सब सी पाइपलाइन, ये लॉन्गेस्ट वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट सब सी पाइपलाइन है इन द वर्ल्ड, सरपासिंग द लैंडस्लाइड पाइपलाइन जो कि पहले सबसे बड़ी थी, अभी जो है नॉर्थ स्ट्रीम है। तो अभी ये न्यूज में इसलिए था, है तो थोड़ी पुरानी लेकिन न्यूज में इसलिए था क्योंकि इसको अपोज किया है यूएसए एंड सेवरल ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज बिकॉज ऑफ कंसर्न दैट इट वुड इंक्रीज रशियाज इन्फ्लुएंस इन द रीजन। तो अभी यूएसए और रशिया की तो बिल्कुल बनती नहीं है, तो रशिया के साथ कुछ और कंट्रीज भी हैं, रशिया नहीं सॉरी अमेरिका के साथ, यूएसए के साथ कुछ और कंट्रीज है जिनकी रशिया के साथ नहीं बनती। तो वो सब जो है इस प्रोजेक्ट को अपोज कर रहे हैं क्योंकि इट विल इंक्रीज द रशियाज इन्फ्लुएंस इन द रीजन, सो जो वो नहीं चाहते हैं। नेक्स्ट हमारी टर्म है, एक टर्म है मर्कोजर। मर्कोजर जो है एक सब रीजनल ब्लॉक है लैटिन अमेरिकन कंट्रीज का। तो यहाँ पे ये हमारा पूरा साउथ अमेरिका है। तो यहाँ पे जो आपको डार्क में दिख रहा है ना ये इसके फुल मेंबर्स है, जैसे कि ब्राजील, पैराग्वे, उरुग्वे एंड अर्जेंटीना, चार इसके फुल टाइम मेंबर्स है और बाकी इसके एसोसिएट मेंबर्स है जो आपको यहाँ पे लाइट में दिख रहे हैं। तो एसोसिएट मेंबर्स को उतना याद रखना जरूरी नहीं है, हमें इसके बारे में ये पता होना चाहिए कि इसका मेंबर एक टाइम पे वेनेजुला था। 2012 के अराउंड वेनेजुला को यहाँ पे है वेनेजुला। तो वेनेजुला को यहाँ पे लिया गया था, इसका मेंबर बनाया गया था, लेकिन वेनेजुला की इकोनॉमी एकदम डाउन चली गई तो ये एक बर्डन बन गया था ग्रुप के ऊपर, इसीलिए इसको 2016 के अराउंड इसको निकाल दिया था ग्रुपिंग से। तो अभी ये इसके फाउंडिंग मेंबर्स भी चार ही हैं और अभी भी इसके चार ही मेंबर्स हैं। तो चार मेंबर्स हैं ये आपको पता होना चाहिए। और इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1991 में और इसका हेडक्वार्टर जो है उरुग्वे में है जो कि यहाँ पे है। सो नेक्स्ट टर्म हमारी बैंकॉक एग्रीमेंट। बैंकॉक एग्रीमेंट को साइन किया गया था 1975 में एज एन इनिशिएटिव ऑफ यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल फॉर एशिया पैसिफिक। तो इसको अभी रिक्रिएशन किया गया है, इसका नाम बदल के अब रख दिया गया है एशिया पैसिफिक ट्रेड एग्रीमेंट। तो इसीलिए आपको पता होना चाहिए बैंकॉक एग्रीमेंट पहले इसका नाम था जो 1975 में इस्टेब्लिश साइन किया गया था, तो अभी इसका नाम बदल दिया गया है। इट इज प्रेफरेंशियल ट्रेड टैरिफ अरेंजमेंट दैट एम्स एट प्रमोटिंग इंट्रा रीजनल ट्रेड थ्रू एक्सचेंज ऑफ म्यूचुअली एग्रीड कंसेशंस बाय मेंबर कंट्रीज। तो इसके 6 मेंबर्स जो हैं वो हैं बांग्लादेश, चाइना, इंडिया, इसलिए हमारे लिए जरूरी है क्योंकि इंडिया भी इसका मेंबर है, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, लाओ, पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड श्रीलंका। सो दिस फंक्शंस एज सेक्रेटेरिएट फॉर एग्रीमेंट। तो ये जो यूनाइटेड नेशंस का
ऑफिस है यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया पैसिफिक है, ये सेक्रेटेरिएट का काम करेगा बैंकॉक एग्रीमेंट के लिए, जिसका नाम अभी बदल के हो गया है एशिया पैसिफिक ट्रेड एग्रीमेंट। इसके मेंबर्स कौन कौन है? बांग्लादेश, चाइना, इंडिया, कोरिया, लाओ एंड श्रीलंका। सो उसके बाद हमारे नेक्स्ट टर्म है लोटस HR प्रोग्राम। तो इसकी फुल फॉर्म है लोटस HR की लोकल ट्रीटमेंट ऑफ अर्बन सीवेज स्ट्रीम्स फॉर हेल्दी रीयूज प्रोग्राम। तो लोटस HR प्रोग्राम, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए लोटस HR प्रोग्राम जो है इंडिया और नीदरलैंड्स के बीच में है। इंडिया एंड नीदरलैंड्स, नीदरलैंड्स एक यूरोपियन कंट्री है, इंडिया एंड नीदरलैंड्स के बीच एक प्रोग्राम है जिसका जो है लोटस HR, जिसकी फुल फॉर्म है लोकल ट्रीटमेंट ऑफ अर्बन सीवेज स्ट्रीम्स फॉर हेल्दी रीयूज प्रोग्राम। सो इसका अभी सेकेंड फेज चला है, पहले इसका फर्स्ट फेज हो गया कंप्लीट, अभी इसका सेकेंड फेज शुरू किया गया है। फर्स्ट फेज में क्या था कि जो कि जुलाई 2017 में शुरू किया गया था, लॉन्च किया गया था थ्रू एन इंडो डच पार्टनरशिप। तो डच जो है वो नीदरलैंड के जो लोग हैं उन्हीं को कहा जाता है, नीदरलैंड वाले जो है उन्हीं को ही डच कहा जाता है, तो डच नीदरलैंड एक ही बात है। सो इंडो डच का जो पार्टनरशिप हुई थी वहां पे वाटर मैनेजमेंट से रिलेटेड, तो इसके अंडर क्या होता था कि पर डे जो है 100 to 200 लीटर्स पर डे ऑफ सीवेज वाटर जो था was being treated in the first phase, उसको ट्रीट करके उसको ट्रीट किया जाता था बेसिकली। However, following its success, the model has been scaled up which would considerably improve the बारापुला ड्रेन। बारापुला ड्रेन जो है अभी सेकंड फेज में यहाँ से शुरू किया गया जो कि दिल्ली में है। सो इसका सेकंड फेज है, तो पहले फर्स्ट फेज में 100 to 200 लीटर्स पर डे ही ट्रीट किया जाता था, लेकिन सेकंड फेज में 10,000 लीटर्स पर डे जो है ऑफ सीवेज वाटर जो है बारापुला ड्रेन जो न्यू दिल्ली में है यहाँ पे इस वाटर को ट्रीट किया जाएगा। सो लोटस HR प्रोग्राम इज जॉइंटली सपोर्टेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड नीदरलैंड्स ऑर्गेनाइजेशन। तो दोनों का है लोटस HR प्रोग्राम, इंडिया एंड नीदरलैंड्स की पार्टनरशिप है। नीदरलैंड के लोगों को डच भी बोल देते हैं, तो एक ही बात है। उसके बाद एक और टर्म है G5 सहेल। तो G5 सहेल इज एन इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क फॉर कोऑर्डिनेशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन इन डेवलपमेंट पॉलिसीज एंड सिक्योरिटी मैटर्स इन वेस्ट अफ्रीका। तो ये वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज का है, इसको फॉर्म किया गया था 2014 में इन द नोकचोट मॉरिटानिया एट अ समिट ऑफ 5 सहेल कंट्रीज। तो 5 साहिल कंट्रीज कौन कौन सी है? बुर्किना फासो, चैड, माली, मॉरिटानिया एंड नाइजर। तो ये 5 कंट्रीज इसके मेंबर्स है। कई बार न्यूज में रहता है तो आपको पता होना चाहिए। तो इसका पर्पस क्या है? टू स्ट्रेंथन द बॉन्ड बिटवीन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी एंड टुगेदर बैटल द थ्रेट ऑफ जिहादिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेटिंग इन द रीजन। तो ये इसका मेन काम है ताकि जिहादिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को दूर रखा जाए और यहाँ पे इकोनॉमिक कोऑपरेशन को प्रमोट किया जाए। तो G5 सहेल जो है वो वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज का एक ग्रुप है। सो नेक्स्ट टर्म है एग्रीमेंट ऑन रेसिप्रोकल लॉजिस्टिक सपोर्ट। एग्रीमेंट ऑन रेसिप्रोकल लॉजिस्टिक सपोर्ट ये किसका है? इंडिया एंड रशिया का है। ये वाला जो प्रोजेक्ट है ना, एग्रीमेंट जो है ये इंडिया एंड रशिया का है। इंडिया एंड रशिया फाइनलाइजिंग अ डिफेंस एग्रीमेंट। तो ये एक टाइप का डिफेंस एग्रीमेंट है दैट विल सिंप्लीफाई इंटरऑपरेबिलिटी एंड इनेबल मिलिट्री प्लेटफॉर्म टू रिसीव सपोर्ट एंड सप्लाईज अक्रॉस बेसिस इन बोथ नेशंस। तो ये इंडिया एंड रशिया का है। नेक्स्ट जो है हमारी टर्म जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है रशियन फार ईस्ट। रशियन फार ईस्ट, तो रशियन फार ईस्ट में हमने क्या पढ़ना है? यहाँ पे एक 20th इंडिया एंड रशिया का एनुअल समिट, इंडिया और रशिया का एनुअल समिट होता है बहुत सालों से। तो इस बार 2019 में इंडिया एंड रशिया का 20th एनुअल समिट था, जिसको अटेंड करने के लिए हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है रशिया में गए थे और वहीं पे 5th मीटिंग हुई थी ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम की, वाज हेल्ड इन व्लादिवोस्तोक रशिया। तो रशिया का जो फार ईस्ट, जैसे रशिया जैसे वर्ल्ड मैप पे बहुत बड़ी कंट्री है, तो यहाँ पे जो फार ईस्ट का इधर वाला एरिया है ना, तो जो इधर वाला एरिया है यहाँ पे ज्यादा डेवलपमेंट नहीं है, इस एरिया में बहुत कम डेवलपमेंट है। अब हर कंट्री चाहेगी कि उसका पूरे जो उसका होलिस्टिक डेवलपमेंट हो, कोई भी रीजन जो है वो छूटे नहीं। तो इसीलिए ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग होती है अभी इस बार जो है 2019 में इसकी 5th मीटिंग थी, जिसमें जो है वर्ल्ड के लीडर्स को, बिजनेसमैन, बिजनेस जो है ऑर्गेनाइजेशन, कॉर्पोरेट्स को, इनको बुलाया जाता है इधर ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम में, ताकि वो जो रशिया का जो फार ईस्ट यहाँ पे एरिया है इसमें इन्वेस्ट करे ताकि इस एरिया की भी डेवलपमेंट हो। तो यहाँ पे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने वहां पे विजिट किया था
was on the development of Far East. तो यहाँ पे इंडिया ने एक्सटेंड किया है $1 बिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट. तो लाइन ऑफ क्रेडिट उनको दिया गया है. तो ये कोई ऐसी ग्रांट नहीं है, ये लाइन ऑफ क्रेडिट है. लाइन ऑफ क्रेडिट का मतलब है कि उनको $1 बिलियन तक वो जितना चाहे क्रेडिट इंडिया से ले सकते हैं. ऐसा नहीं है कि पूरा $1 बिलियन ही लेना पड़ेगा. ये एक लाइन ऑफ क्रेडिट है, इसके अंदर उनको जितना चाहिए वो ले सकते हैं. सो ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम को इस्टेब्लिश किया गया था 2015 में. एम्स टू सपोर्ट द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ रशियाज फार ईस्ट and to expand international cooperation in Asia Pacific region. So among the participants, तो यहाँ पे 5th जो मीटिंग हुई थी, सबमिट हुआ था, यहाँ पे इंडिया भी था, मलेशिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया, इनको भी बुलाया गया था. सो यहाँ पे कुछ प्रपोजल दिए गए. तो इंडिया ने प्रपोजल दिया फॉर मैरीटाइम रूट बिटवीन चेन्नई एंड व्लादिवोस्टोक हैज बीन मेड. व्लादिवोस्टोक जो है रशिया की फार ईस्ट जैसे रीजन में पड़ता है, तो यहीं पे मीटिंग भी हुई थी. सो इंडिया ने मैरीटाइम रूट का प्रपोजल दिया है चेन्नई से व्लादिवोस्टोक तक का. सो रशिया का फार ईस्ट जो है रीजन, याद रखना है कि यहाँ पे जो ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम है उसको 2015 में इस्टेब्लिश किया गया था. इस बार इसकी 5th मीटिंग थी और ये व्लादिवोस्टोक रशिया की एक रीजन जो है, रशिया का एक स्टेट है, वहां पे हुआ था. इंडिया ने $1 बिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट वहां पे दिया. सो नेक्स्ट है, India voted in favor of a Russian-led UN resolution to set up a separate convention on cybercrime. तो यहाँ पे आजकल साइबर क्राइम बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, बहुत ज्यादा इसके इश्यूज हो रहे हैं. तो इस चीज को रोकने के लिए रशिया ने एक प्रपोजल दिया है, काउंटरिंग द यूज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशंस टेक्नोलॉजीज फॉर क्रिमिनल पर्पसेस. ताकि जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो भी हमारे ऑनलाइन मोड को रोका जा सके, ये यहाँ से इन टेक्नोलॉजीज को रोका जाए ताकि उनको क्रिमिनल पर्पसेस के लिए यूज ना किया जाए. तो यहाँ पे पास बाय कमिटी ने पास किया है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली. तो इसके बारे में इसलिए इंपॉर्टेंट है, प्रपोजल क्रिएट्स अ कमिटी. ये वाला जो प्रपोजल है इसके अंदर एक कमिटी क्रिएट की जाएगी टू कन्वीन इन अगस्त 2020 in New York to establish a new treaty through which nation states can coordinate and share data to prevent cyber crime. तो यहाँ पे ये है कि यहाँ पे एक कमिटी जो अभी पास तो हो गया है रेजोल्यूशन, जो प्रपोजल रशिया ने दिया था उसको पास कर दिया गया है. अब इसके अंडर अगस्त 2020 तक एक कमिटी बनाई जाएगी जो कि ताकि वो बात करे कि एक ट्रीटी एस्टैब्लिश की जाए थ्रू विच नेशन स्टेट्स कैन कोऑर्डिनेट एंड शेयर डेटा टू प्रिवेंट साइबर क्राइम. सो दिस ट्रीटी इज सीन एज एन ऑल्टरनेटिव टू बुडापेस्ट कन्वेंशन. तो बुडापेस्ट कन्वेंशन भी साइबर क्राइम से ही रिलेटेड है, काफी न्यूज में रहती है क्योंकि ये पुरानी है. बुडापेस्ट कन्वेंशन 2001 की है. तो यहाँ पे इट इज द ओनली बाइंडिंग इंटरनेशनल, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि बाइंडिंग इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट है दैट एड्रेसेस इंटरनेट एंड कंप्यूटर क्राइम बाय हार्मोनाइजिंग नेशनल लॉज, improving legal authorities for investigative techniques and increasing the cooperation among nations. तो किसके साथ डील करती है? डील्स विद इश्यूज सच एज infringements of copyright, computer based fraud, child pornography and violation of network security. So India argued about national sovereignty issues with Budapest Convention and also said that it will not sign on to the treaty since it was drafted without India's participation. तो इंडिया बुडापेस्ट कन्वेंशन का पार्ट नहीं है क्योंकि इंडिया का ने तब पार्टिसिपेट नहीं किया था इसके अंदर, तो इंडिया इसका पार्ट नहीं है, इंडिया ने इसको साइन नहीं किया है. तो यहाँ पे जो है ये तो बुडापेस्ट के बारे में हो गया जो कि 2001 से लीगल एक इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट है. इंडिया ने इसको साइन नहीं किया हुआ है बुडापेस्ट कन्वेंशन को क्योंकि इंडिया का तब पार्टिसिपेशन नहीं था. इंडिया ने वहां पे इंडिया को रिप्रेजेंटेशन नहीं मिली थी, इंडिया नहीं गया था तब वहां पे, इसीलिए इंडिया इसको साइन नहीं कर रहा क्योंकि इंडिया के भी कुछ अपने टर्म्स एंड कंडीशंस है, अपनी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं. तो अभी क्या हुआ है, रशिया ने एक जो रेजोल्यूशन दिया था इंडिया ने उसके फेवर में वोट किया है. मतलब इंडिया भी चाहता है कि हाँ ऐसा होना चाहिए क्योंकि बुडापेस्ट अब तक की, अभी बुडापेस्ट कन्वेंशन को भी 20 साल होने को आए हैं, तो ये पुरानी हो गई. तब इंटरनेट किस लेवल पे था और आज इंटरनेट किस लेवल पे है, मतलब एक ड्रास्टिक चेंज हुआ है, छोटा मोटा चेंज नहीं है. तो बुडापेस्ट कन्वेंशन पुरानी कन्वेंशन, अब न्यू कन्वेंशन की जरूरत है. सो इसीलिए रशिया ने जो यूनाइटेड नेशंस में जो रेजोल्यूशन दिया कन्वेंशन के लिए दिया, तो यहाँ पे इंडिया ने उसके फेवर में वोट किया है, तो इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है. सो आज के लिए अब हमारा पूरा सेशन हमने कंप्लीट कर लिया है. यहाँ पे मई से हमने पूरा कवर कर लिया है. मई से नवंबर तक का जितना भी हमारे करंट अफेयर्स थे हमने पूरे उसको कवर कर लिया है.
इसके बाद जो है हम नेक्स्ट सेशन जो है नेक्स्ट लेक्चर आपके पॉलिटी के ऊपर आएंगे। अब मैं कोशिश कर रही हूँ कि पॉलिटी को कवर करा दिया जाए मई से नवंबर तक, और जब हमारे सारे सेक्शन की नवंबर तक करंट अफेयर्स कवर हो जाएंगे तो उसके बाद हम दिसंबर से शुरू कर लेंगे, क्योंकि हमें अप्रैल 2020 तक के करंट अफेयर्स को कवर करना है, जो कि आपके प्रीलिम्स 2020 के लिए बहुत ज्यादा रिलेवेंट है। सो आप ये सीरीज को बहुत अच्छे से देखिए ध्यान से, और पीडीएफ आपको सीरीज खत्म होने के बाद मिलेंगे। सो उसके लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाइए और ज्वाइन करिए। और अगर आपको सेशंस पसंद आ रहे हैं तो लाइक करिए और अपनी फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, क्योंकि ये सीरीज बिल्कुल फ्री है और आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल भी होंगे। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो जरूर कर लीजिए। सो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।